नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों राजस्थान के इतिहास के दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले रणथंभौर का चौहान वंश के बारे में। दोस्तों आप राजस्थान के किसी भी दोस्तों वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एलडीसी दोस्तों, चाहे दोस्तों वीडियो एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, दोस्तों सेट का एग्जाम हो, दोस्तों यहाँ से कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोगों को। और हूबहू एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे हमारे वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक बने रहेगा दोस्तों, भाई साहब ऐसी खतरनाक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। मात्र दोस्तों 5 से दोस्तों 10 मिनट में दोस्तों ऐसी संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी जहां से आपके दोस्तों सीधे कट कॉपी पेस्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। दोस्तों रणथंभौर का जो चौहान वंश है, इसकी स्थापना और इसके प्रारंभिक संघर्ष की चर्चा करेंगे, जहां से आप लोगों से बेहतरीन एग्जामों में प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी हमने दोस्तों राजस्थान के तो इतिहास के लगभग दोस्तों 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे और दोस्तों हमने अपलोड कर दिए थे, उनको जाकर जरूर देखें। अगर वो जाकर नहीं देखे तो बहुत ही खतरनाक वीडियो, ऐसी वीडियो जो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। चलिए रणथंभौर का दोस्तों जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश की चर्चा कर लेते हैं, इसके संस्थापक की बात करते हैं। इस वंश की स्थापना दोस्तों 1194 ईस्वी में की जाती है। दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कि आप इसे पिछला वाला वीडियो जाकर देखेंगे तभी ये बातें समझ में आएगी। इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की जाती है। इसके संस्थापक की बात करें तो रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था, जिसका नाम है साहब जी गोविंद राज। कौन था दोस्तों? गोविंद भगवान दोस्तों, जो गोविंद है उनके द्वारा इसकी दोस्तों स्थापना की जाती है। आप इसको इस प्रकार से याद रखें, तो गोविंद राज के द्वारा इस रणथंभौर दोस्तों जो वंश है, जिसका चौहान वंश है, इसकी स्थापना की जाती है। साहब जी चर्चा करें कि गोविंद राज कौन था। अरे गोविंद राज कौन था? गोविंद राज दोस्तों भारत के दोस्तों अंतिम महान सम्राट, भारत के अंतिम महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान दोस्तों जो तरते थे, इनका पुत्र था। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप इसका पिछला वाला वीडियो जाकर देखें। पिछला वाला वीडियो में हमने आप लोगों से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था साहब जी? आमेर का दोस्तों जो चौहान वंश था दोस्तों, उसके बारे में हमने दोस्तों चर्चा की थी आप लोगों से। तो दोस्तों देखिएगा, तो आज जो अजमेर का दोस्तों जो चौहान वंश था, हमने उसकी चर्चा की थी। तब आप लोगों को बताया था कि जो पृथ्वीराज जो तृतीय था, इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है साहब जी गोविंद राज। और दोस्तों पृथ्वीराज जो तृतीय है, वो अपने पुत्र गोविंद राज को दोस्तों धक्का मार के दोस्तों बाहर भगा देता है। अब भाग जाए यहाँ से, तुम लक्षण कोई नहीं। तो गोविंद राज क्या करता है भाई साहब, आगे जाके दोस्तों ये दोस्तों रणथंभौर चला जाता है। कौन चला जाता है दोस्तों? तो गोविंद राज आगे चल के रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर में जाकर दोस्तों 1194 ईस्वी में दोस्तों इसने रणथंभौर में चौहान वंश की दोस्तों नई शाखा की नींव रखी थी। किसकी सहायता से रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रखी थी। ये भी बात आपको याद रखनी है साहब जी, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों ब्रांडेड पर्सन लेवल का दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तराधिकारी और दिल्ली सल्तनत से प्रारंभिक टकराव। उस समय दोस्तों जैसे दोस्तों इसके दोस्तों जो उत्तराधिकारी आते हैं और उनका दोस्तों जो टकराव है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण शासकों से होता है। क्योंकि आपको पता है जैसे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली पर दोस्तों किसका आधिपत्य हो जाता है साहब जी? वो जो मुस्लिम आक्रमणकारी थी उनके। तो दोस्तों गोविंद राज के बाद में रणथंभौर की गद्दी पर बैठने वाले शासकों को लगातार दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिनमें दोस्तों कर्म से देखिएगा भाई साहब, ये कर्म आपको याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। तो कर्म देखिएगा भाई साहब, इसके बाद में दोस्तों कर्मश, किसके बाद में साहब जी? गोविंद राज के बाद में कर्मश शासक बनते भाई साहब। ये कभी भविष्य में प्रश्न लगा लो भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि गोविंद राज के बाद में जो रणथंभौर का जो चौहान वंश था, इसकी गद्दी पर कौन बैठता है? इसके बाद में साहब जी बढ़ते हैं दोस्तों वाल्हण। कौन बढ़ते हैं? वाल्हण बढ़ते हैं। वाल्हण के बाद में जो शासक बनता है, जिसका नाम है दोस्तों प्रहलादन। दोस्तों प्रहलादन शासक बनता है और प्रहलादन के शासक में बाद में वीर नारायण जिसका दोस्तों शासक बनता है दोस्तों। तो वाप्र भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्या रखना है दोस्तों? वाप्र वी शब्द आपको याद रखना है दोस्तों कि वा प्र वी। वा से हो जाएगा दोस्तों वालन, प से हो जाएगा प्रहलादन और दोस्तों वी से हो जाएगा दोस्तों वीर नारायण आप लोगों का, ठीक है। तो गोविंद राज के बाद में कर्म से दोस्तों वालहड़ या इसे दोस्तों वाल देव भी कहा जाता है, वालह देव के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके बाद में दोस्तों प्रहलादन, दोस्तों कौन बनता है दोस्तों? प्रहलादन दोस्तों नाम का दोस्तों जो व्यक्ति है यह रणथंभौर के शासक बनते हैं। इल्तुतमिश से संघर्ष की चर्चा करें साहब जी। प्रहलादन के बाद में दोस्तों वीर नारायण गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? जैसे कि दोस्तों पहले तो बेटा वालन देव बैठा, उसके बाद में प्रहलादन शासक बना। प्रहलादन शासक के बनने के बाद में वीर नारायण दोस्तों इस शासक गद्दी पर बैठता है। वीर नारायण का सीधा और भीषण संघर्ष दोस्तों दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से हुआ था। भाई साहब किससे हुआ था? इल्तुतमिश से हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों जो
इल्तुतमिश के समय दोस्तों रणथंभौर का दोस्तों चौहान वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था साहब जी, वीर नारायण था। और कहा जाता है दोस्तों प्रारंभ में दोस्तों ये वीर नारायण दोस्तों इल्तुतमिश को हरा देता है। किसको हरा देता है? इल्तुतमिश को हरा देता है। लेकिन बाद में क्या करता है, ये जो इल्तुतमिश है इसको धोखा करता है, इसके साथ में वीर नारायण के साथ में धोखा करता है और दोस्तों इसे दिल्ली बुलाता है। किसको साहब जी? इस वीर नारायण को दिल्ली बुलाता है और दिल्ली में इसको दोस्तों जहर देकर मार दिया जाता है। किसको मार दिया जाता है दोस्तों? जहर देकर दोस्तों इस वीर नारायण की दोस्तों हत्या, जिसमें वीर नारायण की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि वीर नारायण की मृत्यु किससे हुई थी दोस्तों? इल्तुतमिश के साथ में युद्ध किया था दोस्तों किसने? वीर नारायण ने। और दिल्ली में इसे दोस्तों जहर देकर बुला लिया गया था, मार दिया गया था। बाद में क्या करता है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में दोस्तों जो इल्तुतमिश है दोस्तों ये रणथंभौर पे दोस्तों 1226 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1226 ईस्वी में दोस्तों जो इल्तुतमिश है ये रणथंभौर पर क्या कर लेता है साहब जी? रणथंभौर रणथंभौर पर क्या कर लेता है दोस्तों? अधिकार कर लेता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों, आरएमएसएस के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण, सॉरी दोस्तों अधिकार कब किया था? 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर दोस्तों आक्रमण कर लिया था, सॉरी दोस्तों अधिकार कर लिया था। अब देखिएगा इसके बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम आता है साहब जी वाघभट्ट। ओ भाई साहब इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इस बंदे को भी दोस्तों। वीर नारायण के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो बनता है साहब जी, कौन बनता है दोस्तों? वाघभट्ट शासक बनता है। चलिए पैतृक राज्य की रक्षा वीर नारायण के तो उत्तराधिकारी देखिए वीर नारायण का उत्तराधिकारी कौन हुआ साहब जी? वाघभट्ट। तो मैंने आप लोगों से चर्चा की साहब जी गोविंद राज शासक बनता है, गोविंद राज शासक बनता है। गोविंद राज के जो बाद में जो शासक बनते हैं वालह देव बनते, वालह देव बनते। वालह देव के बाद में कौन बनता है साहब जी? जिसका बाद आप लोगों से मैंने आप लोगों से चर्चा की तो प्रहलादन शासक बनता है। क्या बनता है दोस्तों? प्रहलादन, प्रहलादन शासक बनता है। प्रहलादन शासन के बाद में तो वीर नारायण शासक बनता है और वीर नारायण का उत्तराधिकारी आता है साहब जी, जिसका नाम है वाघभट्ट। क्या नाम आता है साहब जी? वाघभट्ट। ये बात आपको याद रखनी है। वाघभट्ट का अदम्य शासक का परिचय दिया और उसने दिल्ली के सुल्तान द्वारा भेजे गए तुर्क अधिकारियों और सेनाओं को दोस्तों हराकर अपने पैतृक राज्य रणथंभौर को तुर्कों के अधिकार से पूरी तरह से दोस्तों बचाए रखा था। ये बात आपको याद रखनी है। कहा जाता है दोस्तों कि इल्तुतमिश के बाद में जब इल्तुतमिश के समय भी दोस्तों वाघभट्ट के समय भी दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया था साहब जी? आक्रमण किया था। और दोस्तों कहा जाता है कि 10 साल बाद में दोस्तों वाघभट्ट ने अपने साम्राज्य को बचाया साहब जी इल्तुतमिश से या दिल्ली के सुल्तान से। तो दोस्तों तुर्क अधिकारियों द्वारा और सेनाओं को दोस्तों हराकर अपने पैतृक राज्य रणथंभौर की दोस्तों तुर्कों से अधिकार किया था या दोस्तों तुर्कों को बचाए रखा था। और याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जो ये वाघभट्ट था ना, इस वाघभट्ट के बाद में दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उसकी पुत्री आप लोगों को पता होगा रजिया सुल्तान। मैंने जब दोस्तों आरपीएससी का 40 पेपरों का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था तब बताया था साहब जी कि इल्तुतमिश के बाद में जो उसकी शासिका बनती है उसकी बेटी बनती है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। तो देखिएगा उस समय दोस्तों जो दिल्ली के दोस्तों जो दिल्ली थी, इस दिल्ली पर कहां पे साहब जी? इस दिल्ली पर दोस्तों जो महिला थी जिसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है साहब जी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भी सोच रही थी कि मेरे पिताजी ने रणथंभौर पर क्या किया? अधिकार किया 1226 ईस्वी में, तो क्यों ना मैं भी तो रणथंभौर पर अपना अधिकार करना चाहूं। तो इस रजिया सुल्तान ने भाई साहब रणथंभौर पर किस पे साहब जी? रणथंभौर पे दोस्तों अटैक करना शुरू कर दिया। जिस समय जो शासक था कौन का नाम है साहब जी? वाघभट्ट। वाघभट्ट दोस्तों जो शासक था तो रजिया सुल्तान ने अपने सेनापति भेजे। क्या नाम है साहब जी? सेनापति भेजे। ये सेनापति आप लोगों को याद रखने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। क्या नाम है साहब जी? रजिया सुल्तान ने नाम बचा। एक है दोस्तों मलिक कुतुबुद्दीन, एक है नाम क्या है साहब जी? मलिक कुतुबुद्दीन आपको याद रखना है। तो एक का सेनापति का नाम है मलिक मलिक कुतुबुद्दीन। ठीक है दोस्तों। एक है मलिक कुतुबुद्दीन, वो तो इसके साथ में आया था साहब जी हसन गोरी। क्या नाम है दोस्तों? हसन गोरी। हसन गोरी भी भाई साहब इस बंदी के दोस्तों इस दोनों बंदों के बनों ने किसके साथ में दोस्तों अटैक किया साहब जी? वाघभट्ट के ऊपर अटैक किया। रजिया सुल्तान के सेनापति जिनका नाम है मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी, जिन्होंने आक्रमण करते साहब जी वाघभट्ट के ऊपर, तुर्क अधिकार को विफल कर देते दोस्तों वाघभट्ट। चलिए ये हुई दोस्तों हमारी वाघभट्ट की बात। अब देखिएगा वाघभट्ट जो था दोस्तों, ये वाघभट्ट का प्रतापी। अब देखिए वाघभट्ट का दोस्तों जो अगला जो पुत्र आता है जिसका नाम है जय सिंह जायसी, दोस्तों जय सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। हमीर देव के पिता थे भाई साहब। जो जेत्र सिंह है ना, ये दोस्तों जेत्र सिंह दोस्तों मेवाड़ वाला जेत्र सिंह नहीं है। मैंने आप लोगों को मेवाड़ वाला जेत्र सिंह अलग बताया था जिसने इल्तुतमिश से युद्ध किया था। इल्तुतमिश को दमा के मारा था उस इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश को हमीर कहा गया था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था भाई साहब मेवाड़ के शासक के दौरान दोस्तों। तो दोस्तों ये जेत्र सिंह अलग है, जिसका एक और नाम देखने को मिलता है, इसे दोस्तों जय सिम्हा भी देखने को मिलता है।
ये जो जय सिम्हा है, या इसे आप यूं कर सकते हो दोस्तों जय सिंह भी इसका नाम देखने को मिलता है। याद रखना, तीनों के तीनों नाम आप लोगों को याद रखने। इसी जयद्रथ सिंह को जय सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, इसी जयद्रथ सिंह को जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि हमीर देव जो चौहान था रणथंभौर का शासक, जिसने दोस्तों एक न्याय की छतरी बनाई थी, 32 खंभों की छतरी कहां पर बनाई थी साहब जी? रणथंभौर में बनाई थी। वो है दोस्तों ये हमीर देव का जो पिता था दोस्तों जय सिंह, इसी की याद में बनाई थी। तो ये एक बात याद रखना है, जयद्रथ सिंह भी इसका नाम याद रखना है, जय सिम्हा आपको याद रखना है, और जो जय सिंह भी आपको याद रखना है। चर्चा करेंगे दोस्तों हमीर देव की, तो वाघभट का दोस्तों जो उत्तराधिकारी होता है, वाघभट का जो प्रतापी पुत्र होता है, उसका नाम है साहब जी जयद्रथ सिंह। क्या नाम है साहब जी? जयद्रथ सिंह, जय सिंह, जय सिम्हा। देखिएगा नासिरुद्दीन का आक्रमण, अब देखिएगा कहा जाता है दोस्तों कि इस जयद्रथ सिंह के समय क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भाई साहब लगाओ भाई साहब सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन ने दोस्तों किसके साहब जी? दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन ने रणथंभौर को जीतने के लिए दोस्तों एक विशाल शाही अभियान, रजिया सुल्तान के बाद में आप लोगों को पता होगा, रजिया सुल्तान के बाद में जो अगला जो शासक बनता है दिल्ली का, जिसका नाम है नासिरुद्दीन। क्या नाम है साहब जी? नासिरुद्दीन। तो दोस्तों इस जयद्रथ सिंह के समय दोस्तों इसको आप एक ट्रिक लगा लो, क्या लगा लो साहब जी? ट्रिक लगा लो, जेने शब्द याद रखना। क्या ना कर दोस्तों? जेना। क्या याद रखोगे? जो जेना। जयद्रथ सिंह के समय जो शासक आता है उसका नाम है नासिरुद्दीन। कौन आता है साहब जी? नासिरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपोर्टेंट है। तो नासिरुद्दीन दोस्तों अटैक करता है किसके ऊपर साहब जी? जयद्रथ सिंह के ऊपर। कहां पर करता है? रणथंभौर में। ठीक है, अगला देखिएगा, कड़ा प्रतिरोध। जयद्रथ सिंह ने तुर्क सेना को कड़ी टक्कर दी और उन्हें रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीतने दिया। किले की रक्षा तो हुई, परंतु आगे चलकर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसे दोस्तों दिल्ली के को दोस्तों टैक्स यानी कि कर यानी कि खराज देने के लिए दोस्तों विवश होना पड़ा। क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब कि इस जो जयद्रथ सिंह था, रणथंभौर का शासक जो जयद्रथ सिंह था, जिसे जय सिंह कहा जाता है, इसने दोस्तों जो दिल्ली का जो शासक था नासिरुद्दीन, उसकी सेना को इतना मारा भाई साहब, सेना भाग के कहां चली गई? वापस दिल्ली चली गई। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों जो जयद्रथ सिंह था वो पूरी तरह से अपने साम्राज्य की रक्षा तो कर पाया, लेकिन उसे विवश होना पड़ा साहब जी टैक्स देने के लिए। उसे कर देना पड़ा। क्या देना पड़ा उसे? कर देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। किसको साहब जी? इस नासिरुद्दीन को दोस्तों टैक्स देना पड़ा। किसको साहब जी? इस नासिरुद्दीन को टैक्स देना पड़ा था दोस्तों। क्या देना पड़ा था? टैक्स। क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब, ब्रांडेड लेला, भविष्य में क्वेश्चन आएगा भाई साहब, भविष्य में भी आएगा ये क्वेश्चन, आप लोग लगा लेना साहब जी, लगा लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलिए अगली चर्चा कर ले साहब जी। तो जयद्रथ सिंह आप लोगों से हो चुका है दोस्तों। चलिए क्योंकि रिवीजन, ओ भाई साहब रिवीजन देख ले, रिवीजन याद दो। चलो याद देखो, 1194 ईस्वी में गोविंद राज के द्वारा रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की जाती है। किसका पुत्र था साहब जी? पुत्र किसका था साहब जी? अरे प्रजा पृथ्वीराज तृतीय था ना, इस पृथ्वीराज तृतीय का तो जो पुत्र था जिसका नाम है गोविंद राज, 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से स्थापना की जाती है। इल्तुतमिश वो दिल्ली सुल्तान जिसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया साहब जी, जो वीर नारायण था, गोविंद राज के बाद में तो शासक बनता है वाल्हण देव, वाल्हण देव के बाद में जो शासक बनता है पहलादन, और पहलादन के बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है वीर नारायण। वीर नारायण भाई साहब इस इल्तुतमिश को इतना मारता है कि इल्तुतमिश भागते भागते कहां चला जाता है? दिल्ली। भाई साहब दिल्ली चला गए, लेकिन इल्तुतमिश को क्या थी भाई साहब, इसके खोपड़े में वो थी भरी हुई थी ना, क्या नाम से, खतरनाक बुद्धि। इसने इसके साथ में क्या किया? छल किया। तो वीर नारायण को दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली बुलाकर इसको जहर दे दिया जाता है। किसको साहब जी? इस वीर नारायण को जहर दे दिया जाता है, अतः वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। वीर नारायण का अगला दोस्तों जो बेटा आता है जिसका नाम है साहब जी वाघभट। क्या नाम है साहब जी? वाघभट। वो दिल्ली के तुर्क अधिकारियों को खदेड़ कर दोस्तों राज्य की रक्षा करने वाला जो शासक माना जाता है। लेकिन इस वाघभट के समय दोस्तों इल्तुतमिश की तो पुत्री हुई थी जिसका नाम है साहब जी रजिया सुल्तान। क्या नाम है साहब जी? रजिया सुल्तान। इस रजिया जो सुल्तान थी, इस रजिया सुल्तान ने दो व्यक्तियों को दोस्तों इस वाघभट के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था। एक का नाम आता है दोस्तों मलिक कुतुबुद्दीन और एक का नाम है साहब जी हसन गोरी। ये भी बात आपको याद रखनी, साहब हसन है दोस्तों जो गोरी। ठीक है, हसन, अरे हुसन था इसके पास में, रजिया के पास में बहुत सारा हुसन था, गोरी तो थी सही था, है ना, गोरी चिट्टी महिला थी। चलिए देखिए वाघभट के बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम आता है साहब जी जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली का जो सुल्तान बनता है, अब देखिए रजिया सुल्तान के बाद में दोस्तों देखिएगा इल्तुतमिश का एक पुत्र होता है जिसका नाम है दोस्तों नासिरुद्दीन। क्या नाम है साहब जी? नासिरुद्दीन। ये जो नासिरुद्दीन है ना, देखिए रजिया सुल्तान के बाद में शासक बनता है नासिरुद्दीन। इस नासिरुद्दीन ने दोस्तों इस जयद्रथ सिंह दोस्तों इस किसके ऊपर दोस्तों, जयद्रथ सिंह नहीं दोस्तों, हाँ जयद्रथ सिंह के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और दोस्तों इसे टैक्स देने के लिए दोस्तों मजबूर कर दिया जाता है। किसको साहब जी? जयद्रथ सिंह को। या इसका नाम देखने को मिलता है साहब जी जय सिंह। जय सिंह ये वही व्यक्ति दोस्तों जो कि हमीर देव का पिता था। चलिए
रणथंभौर का महानायक दोस्तों हमीर देव चौहान। अब आया भाई साहब ब्रांडेड लेवल का पर्सन, यहाँ से आते हैं सबसे ज्यादा पर्सन। भाई साहब क्या आता है साहब जी, सबसे ज्यादा पर्सन यहीं से पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं उनकी चर्चा में आप लोगों से करता हूँ भाई साहब। देखिएगा, दिग्विजय की नीति और प्रारंभिक विजय, लेकिन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों साम्राज्य के बारे में। 1182 सॉरी दोस्तों 1282 ईस्वी में शासक बनता है दोस्तों रणथंभौर का, जिसका नाम है हमीर देव चौहान। और 1301 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। साहब जी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उन सभी की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, इसी जेत्र सिंह का अगला पुत्र आता है जिसका नाम है साहब जी हमीर देव। क्या नाम है साहब जी, हमीर देव। क्या का जो पिता थे, तो इसका दोस्तों जो जेत्र सिंह का पुत्र आता है उसका नाम है हमीर। और हमीर की जो माता है, इसकी माता का नाम आपको याद रखना है हीरा देवी। क्या नाम है साहब जी, हीरा देवी। या इसे दोस्तों हीरा देवी, हीर देवी भी कहा जाता है, हीर देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, हीरा देवी इसी हमीर देव की माता का नाम है। और दोस्तों जेत्र सिंह का पुत्र माना जाता है हमीर देव चौहान। ठीक है साहब जी। और हमीर देव चौहान वही है दोस्तों, जब जेत्र सिंह शासक बनने के बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस जो हमीर देव है अपने पिता की याद में न्याय की छतरी बनाता है 32 खंभों की रणथंभौर के दुर्ग में। सभी की चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना है। टेंशन मतलब कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में पढ़ना है लोग। चलो आ जाओ भाई। 1282 ईस्वी में शासक बनता है दिग्विजय की नीति और प्रारंभिक विजय देखेगा। राज्याभिषेक 1282 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही हमीर देव ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए दिग्विजय की नीति अपनाई। डिस्काउंट घोड़े दौड़ाता था भाई साहब साम्राज्य विस्तार के लिए। डिस्काउंट देखिएगा, राज्यों का झुकाव, उन्होंने आबू, ओ भाई साहब आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों पर सफल सैन्य अभियान चलाकर उन्हें अपने अधीन स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। क्वेश्चन खतरनाक बनेगा भाई साहब, खतरनाक भविष्य में लगा लो प्रश्न बनेगा कि हमीर देव चौहान ने आबू के चौहानों को, काठियावाड़ के शासकों को, पुष्कर के व्यक्तियों को, चंपा के शासकों को, साथ में धार के दो जो शासक थे, इनके ऊपर अटैक किसने किया साहब जी, हमीर देव चौहान ने अटैक किया। और उनको तो अपने साम्राज्य में मिलाते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। किसने कर दिया था साहब जी, हमीर देव चौहान ने। मेवाड़ पर विजय, हमीर ने मेवाड़ के तत्कालीन समर सिंह को भी युद्ध में पूरी तरह पराजित किया था। भाई साहब भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगाओ भाई साहब कि दोस्तों रणथंभौर के चौहान शासक दोस्तों हमीर देव ने मेवाड़ के किस शासक को बुरी तरह पराजित कर दिया था और दोस्तों उसे अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। लोहा आयरन कहा जाता है, जो कि आधुनिक दोस्तों जो सभ्यता इसका दोस्तों इसकी एक न्यू है लोहा। क्या नाम है साहब जी, न्यू है। तो याद रखना है, तो जो समर सिंह को तो युद्ध में पराजित कर दिया, जो कि कहां का शासक था, मेवाड़ का शासक था, जिसका नाम है समर सिंह। दोस्तों एक समर सिंह वो भी चर्चा करेंगे अगले हम जब चौहान जो जालोर के जो चौहान पढ़ेंगे उसमें भी समर सिंह आएगा। तो देखेगा, तो समर सिंह को बुरी तरह से पराजित कर सकता है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दिल्ली सल्तनत से टकराव, अब देखिएगा खिलजी वंश। अब भाई साहब देखिए, इल्तुतमिश का जो वंश है वो खत्म हो जाता है। इल्तुतमिश का जो वंश है वो खत्म हो जाता है, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। अब गुलाम वंश के बारे में दोस्तों जो दिल्ली थी, इस दिल्ली के ऊपर जो शासन करता है जिसका नाम है साहब जी गुलाम वंश, सॉरी दोस्तों खिलजी वंश। और खिलजी वंश का एक प्रसिद्ध जो शासक आता है जिसका नाम है साहब जी जलालुद्दीन। क्या नाम है साहब जी, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने 1191 सॉरी दोस्तों 1291 में रणथंभौर के दुर्ग को जीतने के लिए भारी आक्रमण किया, और मगर हमीर की सैन्य कुशलता के आगे उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। याद रखना दोस्तों, ये जो जलालुद्दीन जो खिलजी था, इसने सबसे पहले 1290 ईस्वी में दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जहां पर दोस्तों जायन का युद्ध होता है। किसका होता है दोस्तों, जायन का जो दुर्ग था, इस जायन के दुर्ग पर आक्रमण करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस पे दोस्तों रणथंभौर के ऊपर सबसे पहले अटैक कब किया था, 1290 ईस्वी में किया था, जायन के दुर्ग पर किया था। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों 1291 ईस्वी में दोस्तों रणथंभौर पे पुनः अधिकार करने की कोशिश करता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहो तो दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों एक सीधी सी बात बता सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, दोस्तों मैंने छोटी सी चीज में आप लोगों को और बता दूं, क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाए। ये जो जेतर सिंह था ना, इसके दोस्तों दो पुत्र और आपको लोगों को याद रखने, जिनका एक का नाम आता है दोस्तों सुल्तान और एक का नाम आता है दोस्तों वीरम। तो दोस्तों देखिएगा, एक का नाम आता है दोस्तों सुल्तान और एक का नाम देखने को मिलता है दोस्तों वीरम। क्या नाम है दोस्तों, वीरम। ये इसके पुत्र थे, और जो तीसरा जो पुत्र था उसका नाम है दोस्तों हमीर देव। तो ये भी सुल्तान प्रथम पुत्र था, ये पुत्र है, ये भी पुत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करें तो भाई साहब जलालुद्दीन खिलजी। आ जाओ भाई साहब, जलालुद्दीन आ जा, अरे जा जा जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से दुश्मनी का मुख्य कारण मंगोल विद्रोह। अब देखा, ये जो जलालुद्दीन जो खिलजी है ना भाई साहब, इसने अटैक किया दोस्तों किसके ऊपर साहब जी, 1291 में अटैक करता है। और दोस्तों कौन करता है, ये जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिएगा,
अब दोस्तों ये रणथंभौर के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस रणथंभौर को जीतने में असफल रहता है। क्या रहता है साहब जी? असफल रहता है। और दोस्तों जो जलालुद्दीन जो खिलजी है वो यहाँ पर एक बात बोलता है कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमानों की एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। कौन कौन कहता है? जलालुद्दीन ने कहा कि मैं ऐसे दुर्गों को, ऐसे कैसे दुर्ग साहब जी? ये जो रणथंभौर का जो दुर्ग है ना, इस रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के मूंछ के एक बाल, मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, बाल के बराबर नहीं समझता, नहीं समझता। कौन कहता है साहब जी? जलालुद्दीन खिलजी कहता है। किसके बारे में कहता है साहब जी? रणथंभौर के दुर्गों के बारे में कहता है कि मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। कौन कहता है? जलालुद्दीन खिलजी कहता है। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो अटैक किया जाता है उसका वर्णन दोस्तों में दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, जो अमीर खुसरो और जो बरनी की जो अमीर खुसरो ने भी दोस्तों इसका वर्णन किया था, और बरनी की पुस्तक आती है दोस्तों तारिक ए फिरोज शाही, उसमें भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो बरनी आता है, बरनी, इस बरनी की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है साहब जी तारिक ए फिरोज शाही। क्या नाम है दोस्तों? तारिक ए फिरोज फिरोज शाही। इस तारिक ए फिरोज शाही में इस जलालुद्दीन दोस्तों जो खिलजी के द्वारा जो अटैक किया जाता है इसका वर्णन इसमें दोस्तों देखने को मिलता है साहब जी। रणथंभौर के ऊपर सबसे पहले किया था 1290 में, ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बार किया जाता है 1291 में, 2 बार, ठीक है। चलिए, ये बात हुई साहब जी जलालुद्दीन खिलजी की। मैं मूंछ को एक बॉल की बराबर, अरे थारी काहे कर रहा थारी, तू तो ऐसो मारियो जरा रण अपना रीवीर देवस्वान भाग खड़ो हो जो तू। आ जाओ भाई साहब, अब देखो, देखिएगा, देखो देखो तो आ जाओ भाई साहब, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का बेटा, अरे बेटा था क्या? अरे एक दामाद, जो को नाम जो दामाद, दामाद था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और दामाद था, लेकिन भाई साहब इन्हें एक ही बेटी हुई। देखो दामाद था, लेकिन और कहीं जो, अरे इको बत्तीजो भी जो यो बत्तीजा भी था, बत्तीजा था साहब का दोस्तों, इनका चाचा की बेटी सुई ने ब्याह कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। लेर भाग गए बेटी को बाप वालों की, चाचा की ना, चाचा की ने बेटी ने, तो चाचा की बेटी ने लेर भाग गया था, दामाद भी जो और भतीजो भी, किसको साहब? जलालुद्दीन खिलजी को। अब शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। से दुश्मनी का कारण मुख्य क्या था? मंगोल विद्रोही। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है बड़े बड़े एग्जामों में कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था, कारण क्या था? अरे मंगोल विद्रोही सेनापति थे। कौन कौन थे? चर्चा करेंगे दोस्तों। शरणागत का आश्रय, अलाउद्दीन खिलजी के 2 मंगोल विद्रोही सेनापति जिनका नाम आता है साहब जी मोहम्मद शाह और दोस्तों केहब्रू। क्या नाम है दोस्तों? केहब्रू और मोहम्मद शाह। भाई साहब भविष्य में क्वेश्चन लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन आएगा। क्या नाम है साहब जी? मोहम्मद शाह और दोस्तों एक है दोस्तों केहब्रू। क्या नाम है साहब जी? इस केहब्रू दोस्तों भाग कर हमीर देव की दोस्तों शरण में आ गए थे। कौन आ गए थे दोस्तों? अलाउद्दीन के 2 मंगोल विद्रोही थे। कौन थे साहब जी? मंगोल विद्रोही थे, जो कि दोस्तों भाग कर कहां आ गए थे? रणथंभौर आ गए थे। और हमीर देव से कहा कि प्रभु बचा लियो, बचा लियो। वो मान जो अलाउद्दीन खिलजी ना दे दड़ा दड़ा का पाते डुक्का दे रहे जो मोराम काय दे रहे डुक्का दे रहे जो सेना मोहम्मद शाह दोस्तों किन की और केबरून की। आ जाओ अमीर दिया की, आजा मार टेंशन मार गड़े टेंशन लेवा की जरूरत कोना, तारो भाई खड़ो हटी, आजा तारो भाई खड़ो जो लोटा ने तो इनकार कर दिया। हमीर देव ने अपनी शरणागत की नीति, शरणागत वत्सलता के सिद्धांत पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमीर देव ने अपनी शरणागत वत्सलता के सिद्धांत पर अड़े रहकर इन विद्रोहियों को अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, जिससे सुल्तान अत्यधिक नाराज हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश भिजवाया, है बेटे का वावड़ा मारा दो बायला या दो मारा दुश्मन तार गड़े आ गया, मानव वार गड़े मार गड़े पाचा खना दे ना तो मुझे लट लेर तार गड़े बैठ। अलाउद्दीन तो अमीर देव चौहान उन्हें की आजा तू लट लेर मार गड़े में तो पड़शो दरियो तो ऐसो मारू याद रखानो तू भी आजा। देखो तुर्कों की सेना को हराकर, तुर्क सेना की करी हार 1299 ईस्वी में। विद्रोहियों को न सौंपने के कारण 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर शाही सेना भेजी, परंतु हमीर के वीरों ने तुर्क सेना की बुरी तरह से दोस्तों पराजित कर दिया। तुर्क सेना को क्या कर दिया साहब जी? बुरी तरह से पराजित कर दिया। कौन कौन आए थे मैं चर्चा आप लोगों से करने वाला हूं दोस्तों। रणथंभौर की ऐतिहासिक सागा 1301 में। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों देखेगा कि जो ये दोस्तों बुरी तरह जो पराजित कर दिया जाता है, और यहाँ पर देखेगा कि दोस्तों 2 सेनापति यहाँ पर आप लोगों को भेजे जाते हैं,
जब सेना असफल रही तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आता है। लेकिन इससे पहले जब 1299 ईस्वी में तो इसने अटैक किया था ना, तब यहाँ पर दोस्तों जो अलाउद्दीन जो खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों दो सेनापति यहाँ पर आते हैं, जिनका नाम है दोस्तों 1300 ईस्वी में, एक का नाम है दोस्तों नुसरत खां। क्या नाम आता है साहब जी? नुसरत खां आता है। और एक आता है साहब जी उलुग खां। क्या नाम आता है दोस्तों? उलुग खां। क्या नाम आता है दोस्तों? उलुग खां। कहा जाता है ये दोनों के दोनों सेनापति ब्रांडेड लेवल के सेनापति थे साहब जी अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन तो इसमें से जो नुसरत खां है ये मारा जाता है। क्या माना जाता है? मारा जाता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर के ऊपर अटैक किया था तो उसका कौन सा सेनापति मारा गया था? उसका नाम है साहब जी नुसरत खां। जो उसका नूर हीरा था उसको मारा जा चुका था और उलुग खां बच गया था भाई साहब। और उलुग खां को ही बाद में दोस्तों इस रणथंभौर का दोस्तों क्या दिया जाता है साहब जी? अधिकार दे दिया जाता है, या इसे दोस्तों उलुग खां को यहाँ का दोस्तों जो जो अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आइए चर्चा करते हैं पसीनो आगे बेटी का बाप वाला पढ़ाता पढ़ाता था तो पढ़ लियो। अब आ जाओ भाई साहब। देखो बात हुई दोस्तों 1299 की, दो सेनापति आ गया। अब देखो सुल्तान का स्वयं में आना, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर की ओर कूच पड़ता है। ठीक है, छल कपट का सारा है। युद्ध के मैदान में सफलता न मिलने पर अलाउद्दीन ने कूटनीति से छल किया और उसने हमीर के दो मुख्य सेनापति, जिनका नाम है साहब जी रणमल, एक का नाम है साहब जी रत्तीपाल। क्या नाम है साहब जी? रणमल और रत्तीपाल। तो र आपको याद रखना, क्या शब्द याद रखोगे? र याद रखना। तो र और र। आर मूवी देखी थी ना, आर मूवी, आर मूवी, उसी प्रकार से आपको दो शब्द याद है, र और र। र से दोस्तों रणमल और दोस्तों र से रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है? हम्मीर देव चौहान को दोस्तों धोखा दिया जाता है। और आप लोगों को पता है भारत के इतिहास को दोस्तों, भारत में दोस्तों सबसे बड़े जो महान दोस्तों जो शासक होते हैं, उनके हारने की सबसे बड़ी प्रमुख एक वजह एक यही रही थी कि जो यहाँ के दोस्तों जो भी लोभी और लालची जो आदमी थे, उनके द्वारा दोस्तों जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे, उनको दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। उनको दोस्तों उनके साथ विश्वासघात किया जाता है यहाँ के शासकों के साथ में। इस वजह से दोस्तों वो हार रहे थे, वरना भारत के शासकों को हराना इतना भी दोस्तों आसान नहीं था किसी भी दोस्तों मुगल आक्रमणकारी या विदेशी शक्तियों के द्वारा, चाहे वो अंग्रेज हो, डच हो, फ्रांसीसी हो दोस्तों, या चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है दोस्तों, तो रणमल और दोस्तों रत्तीपाल को दोस्तों किले का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया जाता है। बाद में जो जो कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने इन दोनों को भी मार दिया था। अब बेटी का बाप वाला जो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब तक तारा राजा का सगा न होया तो तुम्हारा कद्दूम सगा होगा। तो अलाउद्दीन की जब तक तारा राजा का सगा न हो तो हमारा कहीं सगा होगा। तो बाद में जो अलाउद्दीन है वो इन दोनों को भी मार देता है। तो देखेगा कि रणमल और रत्तीपाल, ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया किसके साथ में? हमीर देव चौहान के बारे में। राणा हमीर की वीरगति, इन दोनों के भीषण विश्वासघात के कारण, किसका साहब जी? रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया के कारण गुप्त रास्तों से तुर्क सेना किले के अंदर प्रवेश कर गई। आज भी कहा जाता है कि जो किले होते हैं उन किलों में गुप्त सुरंगें बनी होती थी, उनके द्वारा दोस्तों जो व्यक्ति है वो दोस्तों संकट के समय में दोस्तों उनसे बाहर निकलते थे। लेकिन उन्हें गुप्त रास्तों को बता दिया रणमल और रत्तीपाल ने, साथ ही किसको बता दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। और राजा हमीर देव वीरता पूर्वक लड़ते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान का प्रथम प्रथम जौहर माना जाता है साहब जी दोस्तों, राजस्थान का प्रथम जौहर था दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में दोस्तों दुर्ग के भीतर हमीर की रानी रंगा देवी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से, भविष्य में भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि राजस्थान का प्रथम जौहर दोस्तों दुर्ग के भीतर हमीर देव की रानी, जिसका नाम है रंगा देवी, के ऐतिहासिक नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, जो कि जल जौहर या अग्नि जौहर की ज्वाला में कूद कर इन्होंने दोस्तों अपना अस्तित्व की रक्षा की। इसे दोस्तों जल जौहर ही कहा जाता है। रंगा देवी ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसने मुस्लिम जो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी उसके हाथों में नहीं आने दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो रंगा देवी ने यहाँ पर जल जौहर किया जाता है, जो कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है। हमीर देव चौहान अपनी प्रजा के लिए बेहद उदार था, महान वीर और शरणागत की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला था। इतिहास की जानकारी इन सभी प्रमुख ग्रंथों से मिलती है साहब जी। जो अमीर देव जो चौहान था, इस अमीर देव चौहान की जो जानकारी मिलती है वो हमें जानकारी मिलती है इन ग्रंथों से। दोस्तों ये ग्रंथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं कि ये जो ग्रंथ है तो हमीर देव चौहान के बारे में या राजस्थान के प्रमुख रासों प्रमुख ग्रंथों के वीडियो हमने जो शुरुआत में जो आप लोगों को पढ़ा दिया था, जब मैंने दोस्तों राजस्थान के इतिहास की शुरुआत की थी। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो डाल दिया था राजस्थान को इतिहास के जानने के प्रमुख ग्रंथ है, उन ग्रंथों के बारे में आपको वो वाला वीडियो अगर आप जाकर नहीं देखा है तो उनको जाकर देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था।
ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था, आप कभी भी नहीं भूलोगे, इसका भी मैंने आप लोगों से वादा किया था अगर आप लोगों ने देखा होगा। चलिए बेहतरीन जानकारी की ओर मैं आपको लोगों लेकर चलता हूँ। हमीर देव चौहान, ठीक है। हमीर देव चौहान का के संबंधित तो इतिहास की जो जानकारी जो देता है उसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है साहब जी हमीर महाकाव्य। क्या नाम है दोस्तों? हमीर महाकाव्य, जो कि नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा जाता है, जो कि जैन कवि आते हैं साहब जी। कौन आते हैं? जैन कवि आते हैं जिनका नाम है नयन चंद्र सूरी। क्या नाम है साहब जी? नयन चंद्र सूरी। इनके द्वारा दोस्तों हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा हमीर रासो। ओ भाई, हमीर नाम का रासो किसने दोस्तों? हमीर रासो। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दोस्तों एक चीज बताई थी कि जो हमीर रासो है वो दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हमीर रासो लिखे गए थे। आप लोगों ने एक ही पढ़ा होगा जिसका नाम है जोधराज के द्वारा लिखा गया हमीर रासो। कब लिखा जाता है साहब जी? 1837 ईस्वी की बात आती। कब आती साहब जी? 1875 ईस्वी में इस जोधराज के द्वारा दोस्तों ये जो हमीर रासो लिखा जाता है। लेकिन मैंने बताया साहब जी हमीर रासो तो कितने साहब जी? तीन है। कितने साहब जी? तीन है। बताओ किस किसने लिखा था? अब देखो भाई साहब, ब्रांडेड वाला पर्सन हमीर रासो। सबसे पहले जो एक व्यक्ति आता है जो हमीर रासो को लिखने का कार्य करता है, उसका नाम है दोस्तों सारंगधर। क्या नाम है दोस्तों? सारंगधर। दोस्तों इसको ऐसे नहीं लिखते, दोस्तों इसको देखो, हमीर रासो दोस्तों एक ने लिखा था, सारंग धर। सारंगधर के द्वारा भी दोस्तों हमीर रासो दोस्तों जो लिखा जाता है, तो इसकी दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों हमीर रासो। कौन लिखते हैं? सारंगधर। और सारंगधर ने कब इस लिखा था दोस्तों? इसे लिखा था दोस्तों 1357 ईस्वी में। कब लिखा था? 1357 ईस्वी में दोस्तों इसको द्वारा लिखा जाता है जिसका नाम है हमीर रासो। अब देखिए सारंगधर के बाद में दोस्तों एक और व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, महेश कवि। क्या नाम है साहब जी? महेश कवि। महेश महेश कवि। महेश कवि के द्वारा भी तो हमीर रासो लिखा जाता है। और हमीर रासो दोस्तों एक को लिखते हैं साहब जी जोधराज। और जोधराज ने कब लिखा था? लिखा था साहब जी 1857 ईस्वी में, ठीक है। सॉरी दोस्तों 1837 ईस्वी में, सॉरी, अरे यार 1875 में लिखा था ना, मैं तो भूल गया। चलिए, अमीर जोधराज ने कब लिखा था? 1875 ईस्वी में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि हमीर रासो दोस्तों सारंगधर के द्वारा लिखा जाता है, 1357 ईस्वी में लिखा जाता है। महेश कवि के द्वारा लिखा जाता है। बाद में दोस्तों लगभग 500 साल गुजरने के बाद में जोधराज के द्वारा भी हमीर रासो लिखा जाता है 1875 ईस्वी में। अगला देखिएगा हमीर हट नामक रचना। ओम फो दर्रटे गाड़ दिया भाई साहब, हमीर हट ने तो, और तगड़ो वालों प्रश्न पूछे तो हमीर हट तो चर्चा करूंगा। हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई हमीर हट नामक जो रचना आती है साहब जी, इसमें दोस्तों बहुत बड़े दोहे लिखे गए थे दोस्तों हमीर के बारे में। उन दोहों को दोस्तों आपको याद रखने, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो हमीर हट जो रचना है वो चंद्रशेखर ने लिखी थी। अब आपको ये भी पता होगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा, खतरनाक क्वेश्चन, कि हमीर हट रचना निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी? लेकिन भाई साहब ऑप्शन में चंद्रशेखर तो था ही नहीं। अब क्या करोगे? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान के इतिहास को जानने के दो जो ग्रंथ है, उस वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी कि जो हमीर हट जो नामक रचना आती है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखी जाती है। लेकिन दोस्तों एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है साहब जी गवाल कवि। और कीजिएगा, गवाल कवि। क्या नाम है? गवाल कवि। गवाल कवि नाम के दोस्तों जो विद्वान हुए थे, इनके द्वारा भी जो तो हमीर हट नामक रचना लिखी जाती है। भाई साहब भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार फिर से लगा लेना तीर का तुक्का। तो चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट लिखी, और गवाल कवि ने भी क्या लिखी साहब जी? हमीर हट नामक रचना लिखी थी। और दोस्तों ये जो चंद्रशेखर है ना, इस चंद्रशेखर के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ और लिखा जाता है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, सुरजन चरित्र। क्या नाम है? सुरजन चरित्र। ये भी दोस्तों मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता दिया था कि सुरजन चरित्र नामक रचना भी किसकी आती है? चंद्रशेखर महोदय की आती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, ये हुई दोस्तों ब्रांडेड लेवल की बातें। आइए चर्चा करते हैं हमीर देव के इस अद्वितीय और अडिग स्वभाव के लिए आज भी राजस्थान में एक दोहा बेहद प्रसिद्ध है भाई साहब। राजस्थान में एक दोहा, अच्छा गौर करना, ये जो पुस्तक आती है हमीर हट चंद्रशेखर की, किसकी साहब जी? हमीर हट रचना जो कि चंद्रशेखर की आती है, इसी रचना में, इसी ग्रंथ में, इसी साहब जी इसी ग्रंथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो दोहा है ना, ये दोहा आपको याद रखना है, ये इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। किसमें? हमीर हट जो नामक रचना आती है चंद्रशेखर की, इसी में दोस्तों ये दोस्तों देखने को मिलती है। साहब जी दोहा क्या है? हमीर देव चौहान के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये बात आपको याद रखनी है। हमीर देव के बारे में कहा जाता है कि सिंह का बच्चा सतपुरुष के वचन हो गए, और केले का पेड़ जीवन में केवल एक ही बार फलता है, या एक ही बार तो पैदा होता है।
ठीक उसी प्रकार उसी तरह स्त्री का दोस्तों जो तेल होता है विवाह के समय दोस्तों, वो भी दोस्तों जीवन में केवल एक बार, और हमीर का जो हट होता है वो जीवन में केवल एक ही बार दोस्तों चढ़ता है, वो बाद में दोस्तों ऊपर नीचे नहीं उतरता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमीर का दोस्तों जो हट जीवन में केवल दोस्तों एक ही बार चढ़ता है, और दोस्तों अपने फैसले पर दोस्तों अडिंग रहता है। तो ये ऐसा कहा जाता है। हमीर हट रचना जो किसके द्वारा लिखी गई साहब जी, चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। याद रखना दोस्तों, ब्रांडेड लेवल का दोस्तों ये वाक्य। और ऐसे शासक होने चाहिए दोस्तों, जो कि अपनी स्वाभिमान की खातिर, अपनी दोस्तों मान मर्यादा की खातिर, अपने वचन की खातिर दोस्तों क्या लगा दिया साहब जी, पुलिस पूरी लंका जल जाए, लेकिन अपने दोस्तों वचन को नहीं भूलते। उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से आप लोगों को पता है ना, भगवान राम के दोस्तों जो पिता थे दोस्तों दशरथ जी, उनके द्वारा भी वचन दे दिया गया था बलि से, जो अपने पुत्र को क्या जाना पड़ा, दोस्तों वनवास में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने वचन का किया गया साहब जी पालन किया। तो वही दोस्तों यह बात आपको याद रखनी है। आ जाओ भैया क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा 1282 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच में दोस्तों हमीर देव जो चौहान है दोस्तों गौरवशाली दोस्तों शासन काल रहता है, ठीक है। और दोस्तों समर सिंह की चर्चा करें तो साहब जो समर सिंह था दोस्तों, ये मेवाड़ का शासक था। इस मेवाड़ के शासक दोस्तों समर सिंह को किसने मारा था भाई साहब, हमीर देव चौहान ने तगड़ा तगड़ा मार मार के भगा दिया था, ठीक है। आबू को जीता था किसने साहब जी, हमीर देव चौहान ने। दोस्तों कौन कौन से पर्वत दोस्तों क्षेत्र जीते थे दोस्तों, आबू को जीता था, आबू। आबू के अलावा दोस्तों काटियावाड़ जीता था, काटियावाड़ जीता था। काटियावाड़ के अलावा दोस्तों इसने चंपा नामक दोस्तों जो क्षेत्र था, ये भी दोस्तों इसने जीता था। साथ में दोस्तों धार राज्य था, ये भी इसने जीता था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और दोस्तों पुष्कर का जो क्षेत्र था, वो भी दोस्तों इसने जो तो जीता था, पुष्कर का क्षेत्र भी। इनको जीत कर दोस्तों इनके जो शासक हुआ करते थे, उनको अपने अधिकार में ले लिया था किसने साहब जी, हमीर देव चौहान ने। और मेवाड़ के शासक समर सिंह को हरा दिया था। मोहम्मद शाह और केबरू की चर्चा करें तो साहब ये मंगोल विद्रोही थे दोस्तों, जो कि दोस्तों भाग कर कहां चले गए थे दोस्तों, हमारे दोस्तों जो राजस्थान के जो रणथंभौर की जो शासक थे हमीर देव चौहान, इनके शरण में आ गए थे। रणमल और रतिपाल की चर्चा करें तो साहब जी जो दो शासक थे किसके साहब जी, हमीर देव जो चौहान थे, इसके साथ दो तो सेनापति थे जिन्होंने जो तो हमीर देव चौहान के साथ में क्या किया था, विश्वासघात किया था। और दो तो किससे जा मिले थे, अलाउद्दीन खिलजी से। रानी रंगा देवी की चर्चा करें तो साहब जी रानी रंगा देवी की चर्चा करें तो दोस्तों हमीर देव जो चौहान था, इसकी दोस्तों एक रानी आती है जिसका नाम है रंगा देवी, जो कि दोस्तों जोहर करती है, जो कि जल जोहर माना जाता है। क्या नाम है दोस्तों, जल जोहर माना जाता है। नयन चंद्र सूरी जिसने हमीर महाकाव्य नामक रचना लिखी। जोधराज ने दोस्तों हमीर रासो लिखा। चंद्रशेखर ने दोस्तों हमीर हट नामक रचना लिखी, ठीक है। तो नरेंद्र सूर्य ने दोस्तों हमीर महाकाव्य, जोधराज ने हमीर रासो और चंद्रशेखर ने हमीर हट नामक रचना लिखी थी। ये दोस्तों हुई बात दोस्तों हमारे किसके बारे में दोस्तों, अल्लाह सॉरी दोस्तों हमीर देव चौहान के बारे में। किसके बारे में साहब जी, हमीर देव चौहान के बारे में। अब दोस्तों देखे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को और बता दूं, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार के बेचनी पसंद हमीर देव चौहान के बारे में। तो हमीर देव चौहान की दोस्तों चर्चा करें आप लोगों से दोस्तों, तो कहा जाता है कि दोस्तों इसकी एक पुत्री आती है। किसकी पुत्री आती है, इस हमीर देव दोस्तों जो चौहान था, इस हमीर देव चौहान की एक पुत्री आती है जिसका नाम है दोस्तों, पुत्री जिसका नाम है पद्मला। क्या नाम है, पद्माला। क्या नाम है, पद्माला। अपनी पुत्री पद्माला की याद में हमीर देव जो चौहान हुआ करता था, इसने दोस्तों एक दोस्तों रणथंभौर में, किसने दोस्तों, इसने रणथंभौर में, रणथंभौर में एक दोस्तों तालाब बनाया जिसका नाम है पद्माला तालाब। क्या नाम है, पद्माला तालाब। तो यह बात आप लोगों को याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैंने आप लोगों को दोस्तों ये भी बात बताई थी दोस्तों कि जो ये हमीर देव जो चौहान था, इसके पिता का नाम आता है साहब जी जेत्र सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों, जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह का दोस्तों एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है दोस्तों जय सिंह। क्या नाम है दोस्तों, जय सिंह। ये इसे दोस्तों जय सिम्मा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जय सिम्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा अपने पिता की याद में दोस्तों, जब दोस्तों 1282 ईस्वी में दोस्तों शासक बनता है हमीर देव, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद में, इस जेत्र सिंह की मृत्यु के बाद में, इस जय सिंह की मृत्यु के बाद में रणथंभौर में, कहा से साहब जी, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराता है। किसने दोस्तों, 32 खंभों की जो छतरी का निर्माण कराता है, कौन कराता है साहब जी, हमीर देव चौहान, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। इसे न्याय की छतरी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है जो ये 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में, ये जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, ये राजस्थान की प्राचीनतम छतरी है। कैसी दोस्तों, राजस्थान की, किसकी साहब जी, राजस्थान की प्राचीनतम छतरी है, प्राचीनतम छतरी है। तो ये बातें आपको याद रखनी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जितनी भी चीजें थी मैंने आप लोगों से सारी की सारी चर्चा कर ली, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते थे। आज के लिए तो इतना ही, अगली चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा दोस्तों जालोर के चौहान के जो शासक थे,
जालौर के चौहान शासकों के बारे में, जहां से ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जहां से वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आप वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को बताना न भूलें। धन्यवाद।